मैं लक्ष्य तो यही लेकर निकली थी आदित्य कि मैं जनता की भलाई करूं, प्रदेश की तरक्की करूं, लेकिन मुझे ठीक से काम करने ही नहीं दिया जा रहा है। कभी कोई मुद्दा खड़ा हो जाता है तो कभी और। तुम एक काम करो, तुम जल्दी से जल्दी वित्त मंत्री के दामाद बन जाओ, क्योंकि अगर तुम एक बार वित्त मंत्री के दामाद बन गए तो हमारी ताकत और बढ़ जाएगी। तुम्हें राजनीति या सोनाली में से किसी एक को छोड़ना ही होगा। दोनों एक साथ तुम्हें रास नहीं आएगी, इस बात का ख्याल रखना तुम। आपके कहे अनुसार हमने एक नहीं बल्कि तीन आरटीआई लगवाए हैं। अब देखना यह है कि सरकार इसका जवाब कब तक देगी। अरे कब तक रोक पाएंगे ये लोग? जवाब तो इन्हें देना ही होगा। उसके बाद हमारा खेल शुरू होगा। लेकिन अगर सरकार की तरफ से जवाब देने में देरी हुई तब हम क्या करेंगे? इस मामले को ठंडा नहीं होने देना है, और मजबूर भी तो हमें ही करना होगा इन्हें। तो इसका तो बस एक ही रास्ता है, कम से कम मीडिया तक तो यह खबर पहुंचा ही दी जाए कि मौजूदा सरकार में भ्रष्टाचार ने अपनी जड़ें लगा ली। इसीलिए कुछ लोगों पर आरटीआई लगाया गया है, जिसका जवाब सरकार ने अभी तक नहीं दिया है। बिल्कुल बिल्कुल ये सही तरीका है। अरे सरकार इस मुगालते में ना रहे कि इनका भ्रष्टाचार छुपा हुआ है। लेकिन शंकर प्रसाद जी, खेल चाहे जितना भी बड़ा हो, खेल को पर्दे के पीछे रहकर ही खेलना पड़ेगा। आखिरकार हम भी तो इस पार्टी के सदस्य हैं। इसीलिए तो सरकार से सवाल करने में मजा आएगा रजनी जी। पार्टी का मेंबर होने के नाते हमें सवाल करने का अधिकार है। अब तक वो ईमानदारी की बात करते रहे, तो क्या अब हम ईमानदारी की बात नहीं कर सकते? ईमानदारी का इनाम दिया गया है उन्हें, ईमानदारी के नाम पर सरकार बनी है, यही कहा था आचार्य जी ने। और अब मैं देखूंगा कि अगर सत्ता सौंप देना ईमानदारी का इनाम है तो फिर बेईमानी की सजा क्या होगी। बस एक हथकंडा मेरे हाथ में आ जाए, फिर देखिए मैं इस सरकार को कैसे नचाता हूं। आदित्य, निर्माण विभाग मेघना जी के हाथ में आता और सारी फाइलें वहीं से आती, तो वो सारी फाइलें तुम भी देखते हो। प्रॉब्लम ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से अक्सर गलतियां होती हैं, और गलतियां हुई हैं। लेकिन जो कुछ भी हुआ ये बात छुप तो नहीं सकती। कल को ये बात अगर सामने आई तब हम क्या करेंगे? के लिए हमें अभी समझना पड़ेगा कि इन सब के पीछे किसका हाथ है, कौन है इसके पीछे। क्या हुआ आदित्य, क्यों परेशान हो? कुछ नहीं निधि। आदित्य, तुम्हारे चेहरे पे उदासी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम ना मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हो। मेरी इसी उदासी पर तुम्हें प्यार आया था, याद है? अच्छी तरह याद है। तुम दुखी थे, अकेले थे, गम में थे, और बस उन्हीं यादों से मैंने तुम्हें निकालने की कोशिश की है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें उन यादों से बाहर आना चाहिए। आदित्य, क्योंकि तुम सच में मुस्कुराते हो, बहुत अच्छे लगते हो। तुम्हें मालूम है ना निधि कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन एक बात का डर लग रहा है, कहीं
कहीं हमारे प्यार पर कोई आंच ना आ जाए, कहीं कोई हमारे रिश्ते में दरार डालने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। क्या बात कर रहे हो आदित्य? हमारे रिश्ते में दरार डालने की कोशिश कौन करेगा? पता नहीं, लेकिन हो सकता है, क्योंकि आजकल जिस तरह की बातें चल रही हैं, जिस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, यदि मुझे तो अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करनी है। कहीं मैं मैडम की नजरों में बुरा ना बन जाऊं, गलत ना बन जाऊं। आदित्य, एक तरफ तुम परेशान हो और एक तरफ माँ परेशान है इस बात को लेकर। हाँ, वो भी तो मेरे बारे में कुछ ना कुछ सोच ही रही होंगी। एक बात बताओ निधि, बिल्कुल सच सच बताना। तुम्हें क्या लगता है आदित्य, मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? तुम्हें मेरी कसम है निधि, बिल्कुल सच सच बताना। पूछूं? मैडम मेरे बारे में क्या कहती हैं? क्या सोचना है उनका मेरे बारे में? आदित्य, ये तुम क्या कह रहे हो? किस बारे में बात कर रहे हो? सोचने का क्या मतलब है? उन्होंने तुम्हें पसंद किया है, तुम्हारी मुझसे शादी होने वाली है, तो अब सोचने का क्या मतलब? कल की बात और है निधि, और आज की बात और है। आजकल ये मामले खुलने लगे हैं, इसीलिए पूछ रहा हूँ कि मैडम मेरे बारे में क्या सोचती हैं। आदित्य, परेशान तो माँ भी थी। माँ तो ये कह रही थी कि तुम्हारे भरोसे पे उन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं की। इनफैक्ट उन्होंने फाइल्स चेक करके साइन करके दे दिया। और जब करप्शन का ये मामला सामने आया तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इन मामलों की सच्चाई क्या है। निधि, मैडम कहीं मेरे बारे में तो कुछ गलत नहीं समझ रही हैं कि ऐसे मामले में गलतफहमी तो हो ही जाती। तुम्हारे बारे में कोई गलतफहमी नहीं होगी आदित्य। तुम कितने अच्छे हो ये मैं भी जानती हूँ और माँ भी जानती हूँ। तुम चिंता मत करो आदित्य, तुमने कुछ गलत तो नहीं किया ना? फिर तुम्हें डरने और परेशान होने की क्या जरूरत है? हमारे प्यार पर कोई आंच नहीं आएगी। सच निधि? प्रणाम माँ। जीते रहो बेटा, खुश रहो, बैठो। बेटा, माँ होने के नाते मैंने तुम्हें दिल से दुआ दी, तुम हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। लेकिन अपनी खुशी के लिए किसी और को दुखी करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैंने किसका दिल दुखाया माँ? किसी गैर का नहीं, तुम अपनों का दिल दुखा रहे हो, तुम्हारी पत्नी का दिल दुखा रहे हो, जिसके साथ फेरे लिए थे, साथ रहने के वादे किए थे, उसके साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हो बेटा? किस सलूक की बात कर रही हैं आप? और आप हमेशा से जानती हैं कि मैंने रागिनी से शादी जरूर की है, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं। और वैसे भी रागिनी हमेशा आपके करीब थी। मेरे बारे में तो उसने कभी सोचा ही नहीं। वो आज भी अपने ही बारे में सोचती है। मुझे क्या अच्छा लगेगा, मेरी क्या जरूरत है, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। मां, मुझे तो ऐसा लगता है कि रागिनी के साथ ये रिश्ता निभाना मेरे से नहीं होगा। नहीं राजवीर, ऐसे मत कहो। वो तुम्हारी पत्नी है, उसका सहारा तुम हो। कोई किसी का सहारा नहीं होता। उस घर का सहारा तो आप थी मां, लेकिन जब आप वो घर छोड़ के चली गई, मैं जानता हूं कि हम बिल्कुल बेसहारा हो गए। लेकिन फिर भी जी रहे हैं। वैसे ही जब रागिनी इस घर को छोड़ के जाएगी, उसे भी कोई ना कोई ठिकाना मिल ही जाएगा। अगर आपको समझाना ही है ना, तो रागिनी को यह समझाइए कि वो मेरी जिंदगी से चली जाए। बकवास बंद कर राजवीर, मैंने तुम्हें समझाने के लिए बुलाया है, इसलिए नहीं कि तुम मुझे समझाओ।
मुझे इस बात के लिए मजबूर मत करो कि मैं रागिनी से कहूं कि वो उस घर से चली जाए। मेरे लिए रिश्तों से बढ़कर और किसी बात के लिए अहमियत नहीं है। माँ, आप रिश्तों की दुहाई दे रही, जो खुद अपना घर छोड़कर यहाँ चली आई, आप मुझे रिश्तों की दुहाई दे रही। पापा के साथ आपके रिश्ते खराब हो गए थे, लेकिन मेरे साथ तो आपके रिश्ते खराब नहीं हुए थे ना माँ। क्या घर छोड़ के जाने के बाद एक बार आपने पलट के देखा? क्या आपने कभी फोन करके पूछा कि राजवीर तुम कैसे? और आप रिश्ते की बात कर रहे हैं। देखो बेटा, बात समझने की कोशिश करो। किसी भी बात को गलत नजरिए से देखोगे ना तो वो बात गलत ही नजर आएगी। मेरी बात और थी, मेरी अपनी मजबूरियां थी। याद रखो, जब मैंने घर छोड़ दिया था तो कहीं ना कहीं तुम्हें मेरी कमी तो जरूर महसूस हुई होगी। अगर रागिनी ने घर छोड़ दिया तो तुम बहुत पछताओगे, फिर कभी उसे वापस नहीं पा पाओगे। किस अधिकार से समझा रही हैं आप? अगर एक मां होने के अधिकार से समझा रही हैं तो पहले मां होने का फर्ज अदा कीजिए। मुझे ये महसूस होना चाहिए कि मेरी मां को मेरी फिक्र है, मेरी मां मेरे लिए कुछ करना चाहती है, मेरी मां मेरे लिए कुछ महसूस करती है। इस तरह समझाना और दूर रहना, ये दो बेमानी बातें, इसके कोई मायने नहीं है मां। सच बात तो यह है मां कि आपने अपनों को ठुकरा दिया और उन लोगों को अपना बना लिया जो लोग गैर हैं। अपने बेटे को तो ठुकरा दिया, लेकिन ऐसे गैर को अपना बेटा बनाकर रखा हो। हाँ राजवीर, माँ जी ने मुझे बेटा बनाया या नहीं बनाया, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं माँ जी का बेटा बन सकूं, उनके दिल के करीब रह सकूं, उनके चरणों में रह सकूं। इसीलिए मैं आज माँ जी के चरणों में हूं। लेकिन तुम नहीं समझ सकते राजवीर, मैं जानता हूं, मैंने अपनी माँ को एक बार खोया है, इसलिए मैं जानता हूं कि माँ के चरणों में स्वर्ग होता है। माँ के आशीर्वाद से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ नहीं होता राजवीर। बकवास बंद करो, बकवास बंद करो आदित्य। तुम्हें मेरी बातें तो बकवास ही लगेगी ना राजवीर। पता नहीं क्या जादू कर दिया तुमने मेरी माँ पर। तुम बेटे हो तो नहीं, लेकिन बेटे बनकर बैठे हो। और सच बात तो यह है कि तुमने मेरा हक छीना है, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें मेरा हक पास नहीं आता। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ तुम दोनों। देखो राजवीर, अगर मैंने आदित्य को अपने इतने करीब रखा है तो वो इसलिए वो मेरे रास्ते पर चलना चाहता है और मेरा साथ देना चाहता है। और तुम्हें ये भी नहीं भूलना चाहिए, मैंने सचमुच आदित्य को अपना बेटा माना। लेकिन तुम तो मेरे बेटे हो, अगर तुम इस काबिल होते, मेरे साथ चलते, तो मैं तुम्हें अलग अलग नहीं। मुझे इंतजार रहेगा कि कब आप हमें अपने पास आने का मौका देते हैं। कब आप उस घर में आती हैं और कब हमें अपना कहती हैं। अब तक तो आपने सिर्फ पराया बनाकर रखा है। आपको अपनी बहू की तो फिक्र है, लेकिन अपने बेटे की फिक्र नहीं। कभी अपने बेटे की फिक्र कीजिए मां। उस घर के बारे में सोचिए जिस घर को आप छोड़कर चली हैं, जो घर आज बिखरने की कगार पर है। मुझे पहले भी आपका इंतजार था और हमेशा आपका इंतजार रहेगा। और
मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था, जबकि इस सरकार में भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं मिला है। और इसीलिए हम शारदा देवी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो इस्तीफा दें। जिंदगी हमने दिन रात एक करके इस मकसद को अंजाम देने की कोशिश की। प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश की तरक्की के लिए हम लोग दिन रात लगे हुए हैं, और प्रदेश के विकास के लिए हम लोग ऐसी ऐसी योजनाएं ला रहे हैं जिससे कि आम लोगों को फायदा हो। लेकिन इन्हीं योजनाओं के बीच किसी ने नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की और इस तरह की घटना को अंजाम दिया। क्या होगा राकेश जी, जब ये बात खुलेगी तो मीडिया में बहुत उछलेगी, जनता हमसे सवाल करेगी। ईमानदारी का दावा करने वाले तुम लोग, अगर तुम्हारी सरकार में भी भ्रष्टाचार होना था तो फिर पुरानी सरकार को हटाने का क्या मतलब? अभी अभी आपने एक सच्ची बात कही कि अगर इस सरकार में भ्रष्टाचार होना था तो फिर उस सरकार को हटाने का क्या मतलब? और अगर भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाकर उस सरकार को हटाया गया तो फिर इस सरकार में भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? क्या बोलोगे देवव्रत जी? शंकर प्रसाद जी, आप ये नहीं कह सकते कि आपकी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ था। तो चाहे किसी की लापरवाही से हुआ हो या किसी ने जानबूझकर किया। इस खबर को सुनकर हम तो सदमे में पड़ गए हैं। हम तो सोच भी नहीं सकते कि हमारी सरकार से ऐसी गलतियां हुई हैं। और गलतियां क्या, इसे तो गुनाह कहना चाहिए। जिस भ्रष्टाचार के छींटे से हम अपनी सरकार को बचाना चाहते थे और जो प्रण लेकर हम चलते थे कि हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का दाग भी नहीं लगने देंगे, वो दाग इतनी जल्दी लग जाएगा, ये तो हमने सोचा भी नहीं। मैं खुद परेशान हूं मैडम। मुझे खुद को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हो गया। उसके पीछे किसका हाथ है? क्या सच है, क्या झूठ है? ये जो सामने आया है वो झूठ नहीं, सच है। सच है कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है। पर सवाल ये है कि इस भ्रष्टाचार के पीछे हाथ किसका है? क्या ऐसा भी होता है कि भ्रष्टाचार हो सरकार में और सरकार के ही जिम्मेदार मंत्रियों को इसके बारे में पता भी ना हो? जैसे कि हमें ही पता नहीं कि भ्रष्टाचार हो रहा है। मुझे लगता है मैडम ये एक बहुत गहरी साजिश है, सरकार को बदनाम करने की साजिश। ये तो हर भ्रष्टाचारी कहता है, और अगर हम भी यही कहेंगे तो जनता हम पे यकीन नहीं करेगी। इस सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है, ये बात अभी खुलकर सामने नहीं आई है और न ही ये साबित हुआ है। कभी कभी आपको देखकर यह कहना मुश्किल हो जाता है शंकर प्रसाद जी कि आप किसी पार्टी के हैं या किसी और पार्टी के। अब आपको ये बात महसूस हो रही है? मुझे ये बात बार बार महसूस हुई। जब जब पार्टी ने मेरे खिलाफ कार्रवाई की, जब जब पार्टी ने मेरे विरोध में आवाज उठाई है, तब तब मुझे महसूस हुआ है कि मैं इस पार्टी का हूं या किसी और पार्टी का। तब आपको इस बात का ख्याल नहीं आया? शंकर प्रसाद जी, तो क्या आप बदला लेना चाहते हैं? ये वाला मुद्दा उठाकर आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि सरकार अपना काम कर रही है ईमानदारी से, लेकिन आप सरकार पर सिर्फ उंगलियां उठा रहे हैं। मैं कोई उंगली नहीं उठाना चाहता। मैं पार्टी से मांग करना चाहता हूं, पार्टी से पूछना चाहता हूं कि जब मेरी सरकार में भ्रष्टाचार की बात उठी थी तो मुझे फौरन कुर्सी से उतारने का फैसला ले लिया गया था, लेकिन अब जब शारदा देवी की सरकार में भ्रष्टाचार की बात हो रही, जब उनका नाम सामने आ रहा है, तो क्या पार्टी उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर करेगी?
बताइए देवव्रत जी, जवाब दीजिए। आप तो पार्टी महासचिव हैं, इस सवाल का जवाब तो आप ही दे सकते हैं। किसी पर उंगली उठा देने भर से सरकार नहीं गिरती शंकर प्रसाद जी। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था, जबकि इस सरकार में भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं मिला है, और इसीलिए हम शारदा देवी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो इस्तीफा दें। एक बात और, जब तक हमारी पार्टी की सरकार है तब तक मुख्यमंत्री शारदा देवी ही रहेंगे। ये हमारी पार्टी का अंतिम फैसला है। धन्यवाद। अब तक विरोधियों ने तो कोई सवाल नहीं उठाया, पर आपने सवाल उठा दिया। अब जिस घर में ही ऐसे विरोधी बैठे हो, उस घर में तो ऐसा ही होता है जैसा कि हो रहा है। जिंदगी एक भंवर है। जनता हमसे कोई सवाल करती है तो हमें पुख्ता तौर पर उसके जवाब देने होंगे, और हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं। जी कहिए रजनी जी। नमस्कार वित्त मंत्री जी, कैसी हैं आप? बस ठीक है। कहिए कैसे फोन किए आप? बड़े अफसोस की बात है कि जिस बात के बारे में हमने सपने में भी नहीं सोचा था, वो इतनी जल्दी सामने आने लगी। तो ताने देने के लिए फोन किए हैं? अरे अरे, आप तो बुरा मान गई। ये खबर मेरे कानों में पड़ी तो मैं तो अपने आप को रोक ही नहीं सकी। जनता के बीच ये अजीब सा भ्रम बना हुआ है कि जब भी कोई नेता मंत्री बनता है तो सबसे पहले वो अपना घर भरने की कोशिश करता है, और आपकी सरकार में हुआ ये भ्रष्टाचार जनता की इस सोच को और भी मजबूत कर देगा। कल को जनता तो यही कहेगी कि ईमानदारी पर बनी हुई सरकार और सरकार के लोगों ने सत्ता में आते ही अपना घर भरना शुरू कर दिया। तो क्या है ना रजनी जी, कुछ नेताओं की ना आदत होती है, अपनी बात को जनता की जुबान में कहते हैं, और आप भी कुछ ऐसा ही कर रही है। माफ कीजिएगा वित्त मंत्री जी, लेकिन क्या इस सरकार में विधायक होने के नाते मुझे ये सवाल करने का हक नहीं है? क्योंकि गलती चाहे किसी के भी हो, बदनामी तो सरकार की है, और इस पार्टी की मैं भी सदस्य हूँ। हाँ सदस्य तो आप हैं, पर बातें तो विरोधियों जैसी कर रही है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जिस ईमानदारी के साथ हमने सरकार बनाई थी, उसी ईमानदारी के साथ हम सरकार चला भी रहे हैं। अब तक विरोधियों ने तो कोई सवाल नहीं उठाया, पर आपने सवाल उठा दिया। अब जिस घर में ही ऐसे विरोधी बैठे हो, उस घर में तो ऐसा ही होता है जैसा कि हो रहा है। इसका मतलब उसी पार्टी के लोग माची को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति में कोई भी चीज असंभव नहीं, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये खेल है क्या। कल रात शारदा देवी को लंबे सफर पर भेज दिया जाएगा।